हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 5। टॉपिक देखेंगे चॉम्स्की हायरार्की। तो चॉम्स्की हायरार्की मैंने आपको पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ चॉम्स्की हायरार्की के बारे में। अपन इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे या फिर बोल सकते हैं कि और स्पेसिफिक में अपन बात करेंगे। तो देखेंगे कि सबसे पहले रेगुलर लैंग्वेज ऑलवेज जनरेटेड बाय द रेगुलर ग्रामर, और उसके लिए एक्सेप्टर होगा या फिर उसके करेस्पॉन्डिंग मशीन होगी जिससे अपन बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली दो तरह का होता है, मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ डीएफए एंड एनएफए में। उसके बाद ये रेगुलर जो लैंग्वेज होती है रेगुलर ग्रामर से जनरेटेड होती है। उसके बाद इसका टाइप जो होता है, चॉम्स्की ने इसका टाइप जो डिफाइन किया वो होता है टाइप 3, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 की अगर मैं बात करूँ तो टाइप 2 में अपन के पास दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, DCFL दैट इज़ डिटर्मिनिस्टिक कंटेस्ट फ्री लैंग्वेज, एंड द लास्ट वन इज़ कंटेस्ट फ्री लैंग्वेज। अब मैं बोल सकता हूँ कि डिटर्मिनिस्टिक कंटेस्ट फ्री लैंग्वेज कुछ सेट्स होते हैं CFL के अंदर, ठीक है। अपन इसको बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए कि डिटर्मिनिस्टिक कंटेस्ट फ्री लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, उसके करेस्पॉन्डिंग एक एक्सेप्टर या मशीन होता है दैट इज़ डिटर्मिनिस्टिक PDA, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। कंटेस्ट फ्री के लिए अपन देखेंगे, बात करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA या फिर PDA। इन जनरल टर्म में बोल सकता हूँ कि PDA, ठीक है। CSL। उसके बाद ये टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 होता है कंटेस्ट सेंसिटिव ग्रामर, उससे जनरेटेड लैंग्वेज होती है CSL टाइप की। उसके करस्पॉन्डिंग मशीन होती है, ये एक्सेप्टर होता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। फिर बात करेंगे टाइप 0 की, तो टाइप 0 में दो तरह की लैंग्वेज जनरेटेड होती हैं। टाइप 0 जो होता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता है, तो उसमें पहला जो लैंग्वेज जनरेट होती है वो होती है रिकर्सिव लैंग्वेज ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय द ट्यूरिंग मशीन। फिर लास्टली अपन बात करेंगे रिकर्सिवली इनूमरेबल। ये रिकर्सिव जो लैंग्वेज होती है ये सबसेट होती है रिकर्सिवली इनूमरेबल का। रिकर्सिवली इनूमरेबल एक्सेप्टेड बाय द ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। मैं स्पेसिफिक वे में लिख दिया है, इन जनरल टर्म्स में लिख दिया है टाइप आई सबसेट ऑफ टाइप I-1, यानी कि अगर 3 रहेगी तो टाइप 3 लैंग्वेज रहेंगी, वो किसकी सबसेट रहेगी? टाइप I-1, यानी कि टाइप 2 का। टाइप 2 किसका सबसेट रहेगा? टाइप I-1, यानी कि I-1 यानी कि 2-1 टाइप 1 का। टाइप 1 किसका सबसेट रहेगा? टाइप 1 0 का, ठीक है। मीन वाइल अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टाइप 3 इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ टाइप 2 इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ टाइप 1 इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ टाइप 0, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो टाइप ग्रामर जनरेटेड लैंग्वेज और करस्पॉन्डिंग एक्सेप्टर। तो टाइप 3 के जो करस्पॉन्डिंग ग्रामर रहती है उसे बोलते हैं रेगुलर ग्रामर, ठीक है। जनरेटेड लैंग्वेज होती हैं रेगुलर लैंग्वेजेस। करस्पॉन्डिंग एक्सेप्टर की बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, मीले मशीन, मूरे मशीन। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 जो ग्रामर होती है उसे बोलते हैं कंटेस्ट फ्री ग्रामर। उससे जनरेटेड लैंग्वेज होती है DCFL और CFL। DCFL के करस्पॉन्डिंग एक्सेप्टर की बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक PDA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA CFL को एक्सेप्ट करता है। टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 जो ग्रामर होती हैं उन्हें बोलते हैं कि कंटेस्ट सेंसिटिव ग्रामर। जनरेटेड लैंग्वेजेज आर कंटेस्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एक्सेप्टर होता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। उसके बाद टाइप 0 की बात करें तो टाइप 0 जो ग्रामर होती हैं उन्हें बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। जनरेटेड लैंग्वेजेज होती है अपन के पास रिकर्सिव लैंग्वेज एंड रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज। रिकर्सिव लैंग्वेज ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय द ट्यूरिंग मशीन, और रिकर्सिवली इनूमरेबल भी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं अपन कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो पावर रहती है, फाइनाइट ऑटोमेटा की पावर रहती है DPDA से कम रहेगी, ऑब्वियसली कम रहेगी, क्योंकि अगर ये फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, DPDA CFL टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका पावर ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा फाइनाइट ऑटोमेटा से। डिटर्मिनिस्टिक PDA के बाद अगर बात करें PDA और इन दोनों का कंपैरिजन करें तो DPDA से ज़्यादा पावर रहती है PDA की, ठीक है। PDA फिर उसके बाद PDA से ज़्यादा पावर रहेगी LVA की, LVA से, और ये ट्यूरिंग मशीन जो अपन के पास है मोर पावरफुल रहती है, यानी कि ये सारी की सारी मशीन
बोल सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन इन सारी मशीन से ज़्यादा पावर रखती है। ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंस, अगर इक्विवेलेंस की बात करें, फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, ठीक है, पीडीए विथ फाइनाइट स्टैक। अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करता हूँ पीडीए की टर्म्स में, तो पीडीए विथ फाइनाइट स्टैक इसका इक्वल पावर रहती है। अगर ट्यूरिंग मशीन विथ फाइनाइट टेप, अगर मेरे पास ट्यूरिंग मशीन के पास फाइनाइट टेप है, तब भी इसका अपन बोल सकते हैं कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा इक्वल रहता है। उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा इक्वल टर्म्स में देखें, अगर ट्यूरिंग मशीन विद अनडायरेक्शनल एज वेल एज रीड ओनली टेप, अगर उसके पास केवल और केवल, मैं आपको बताया भी था कि रीड ओनली टेप यानी कि रीड और राइट अपन ट्यूरिंग मशीन में दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अपन के पास जो कंडीशन थी या फिर रिस्ट्रिक्शन थी टेप में कि अगर मैं रीड कर सकता हूँ राइट भी कर सकता हूँ, लेकिन पीडीए और फाइनाइट ऑटोमेटा के टर्म्स में मैं क्या कर सकता हूँ, केवल रीड कर सकता हूँ, लेकिन ट्यूरिंग मशीन के टर्म्स में मैं उसे राइट भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा की पावर देखूँ ट्यूरिंग मशीन के केस में, तो अपन उसे बोल सकते हैं कि केवल रीड कर पाएंगे वहाँ पे। तो इन तीनों चीज़ों को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये इक्विवेलेंस रहता है फाइनाइट ऑटोमेटा की टर्म्स में। ठीक है। पीडीए इक्विवेलेंस अगर मैं देखूँ, पीडीए का जो इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस पावर है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा विद स्टैक, अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ अगर मैं मैश कर दूँ स्टैक को, तो ये पीडीए बन जाएगा, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट हैं। ट्यूरिंग मशीन इक्विवेलेंस की बात करें तो पीडीए विद एडिशनल स्टैक, अगर मैं पीडीए देखिए, पीडीए में क्या था अपन के पास कि पीडीए में सिंगल स्टैक था, तो इसीलिए जब सिंगल स्टैक था तो बहुत सारी लैंग्वेजेज ऐसी थी जो जिनका मैं कंपैरिजन नहीं कर पा रहा था। कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मेरे पास जैसे अगर एक लैंग्वेज है ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, तो वहाँ पे क्या है कि अपन पीडीए के द्वारा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा सकते। तो अपन क्या करें कि उसमें एक और स्टैक जोड़ दें, स्टैक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो फाइनली अपन के पास ट्यूरिंग मशीन बन जाएगी, यानी कि वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करी जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर मैं पीडीए के साथ एक और एक से ज़्यादा स्टैक जोड़ देता हूँ तो वो क्या है, एज अ ट्यूरिंग मशीन काम करेगी। ठीक है। अगर मैं ट्यूरिंग मशीन को इक्विवेलेंस देखूँ या पावर के टर्म्स में देखूँ फाइनाइट ऑटोमेटा के टर्म्स में, तो फाइनाइट ऑटोमेटा विद 2 स्टैक्स, यानी कि वही चीज़ फाइनाइट ऑटोमेटा विद 1 स्टैक, यानी कि पीडीए फाइनाइट ऑटोमेटा विद 2 स्टैक्स, यानी कि ये एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, फिर एज अ ट्यूरिंग मशीन काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के जो एप्लीकेशंस हैं, तो फॉर द डिजाइनिंग ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ अ कंपाइलर, यानी कि आप कंपाइलर आगे पढ़ेंगे तो उसमें लेक्सिकल एनालिसिस का काम करता है, डिजाइनिंग करने के लिए यूज होता है। फॉर रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करके अपन पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पैटर्न जैसे कि अपन के पास डबल ए, डबल बी, डबल सी, इस तरीके का पैटर्न दिया है तो वो रिकॉग्नाइज करेगा। फॉर डिजाइनिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स यूजिंग मीले एंड मूरे मशीन्स। मीले मूरे मशीन्स में अपन को इनपुट और आउटपुट की बात करते हो वहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट की अगर बात करें तो डिजाइनिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग मीले एंड मूरे मशीन्स, क्योंकि अपन के पास कॉम्बिनेशन या सिक्वेंशियल सर्किट में भी अपन को क्या चाहिए, इनपुट और आउटपुट दोनों चाहिए होता है एट द सेम टाइम। तो वो कैपेबिलिटी मीले एंड मूरे मशीन्स के साथ हो सकती है। ठीक है। यूज्ड इन टेक्स्ट एडिटर अपन जब भी कोई इसे रिकमेंडर सिस्टम भी बोल सकते हैं, तो उसमें भी फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज होता है। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेल चेकर, आप देखते भी हैं यहाँ पे भी रिकमेंडेशन सिस्टम एक तरीके से आ रहा है, रिकमेंडर सिस्टम। जैसे कि कोई टेक्स्ट आपको टाइप करना है तो वो ऑटोमेटिकली आप उसे करेक्ट कर देता है। ठीक है। तो वहाँ पे भी अपन ये सारे के सारे एप्लीकेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा के। पीडीए की बात करें तो पीडीए की फॉर डिजाइनिंग द पार्सिंग फेज ऑफ अ कंपाइलर दैट इज सिंटैक्स ट्री। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे भी बात करी थी लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग फेज या सिंटैक्स एनालिसिस। तो ये कंपाइलर के 5 या 6 फेज होते हैं। उसमें सबसे पहला फेज होता है लेक्सिकल एनालिसिस, मतलब अपन के पास कोई कोड दिया है तो उसे क्या करेंगे, उसे ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद सर्टेन ऑपरेशंस करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो फाइनाइट ऑटोमेटा का स्टेप है। देन आगे अपन को क्या करना है उसमें, तो वो पीडीए करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पार्सिंग की, तो पार्सिंग यानी कि सिंटैक्स एनालिसिस। तो अपन उसमें सिंटैक्स देखेंगे, बात करेंगे, तो ये कंपाइलर का टोटली कंपाइलर का पार्ट है।
तो कैसे करा जा रहा है आप सिंपली ये देख लीजिए कि पीडीए का ये एप्लीकेशन होता है कि पासिंग ऑफ अ कंपाइलर, ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एप्लीकेशंस। यहाँ पर देख ही रहे थे कि किस तरीके से स्टैक को अपन यूज़ कर रहे थे। तो स्टैक का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करता है पीडीए। फॉर इवेल्यूएटिंग द अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आप यहाँ पे इवेल्यूएट कर सकते हैं। जैसे कि 3 तरह की अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होती है, अपन डेटा स्ट्रक्चर में बात भी कर रहे थे, ठीक है, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और एक इनफिक्स करके होता था। तो वहाँ पे भी ये पीडीए का यूज होता है फॉर सॉल्विंग द टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, जहाँ पे अपन प्लेट्स की बात कर रहे थे कि मेरे पास कोई चीज़ है, वहाँ पे 3 प्लेट्स हैं, मुझे दूसरी तरफ एक स्विचिंग करना है उन प्लेट्स का, तो वहाँ पे भी पीडीए का यूज़ होता है, ठीक है। एलवीए की बात करें तो एलवीए फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग आप देखेंगे आगे। ये भी आप ये थ्योरेटिकल जान लीजिए, ठीक है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, फॉर कंस्ट्रक्टिंग सिंटैक्टिक पार्स ट्री। अब देखिए ये 3rd फेज़ है कंपाइलर का। मैं बात किया था कि कंपाइलर में 5 या 6 फेज़ होते हैं, उसमें सबसे पहला फेज़ मैंने आपको बताया था कि लेक्सिकल एनालिसिस, दूसरा फेज़ मैंने आपको बताया सिंटैक्स एनालिसिस, ये तीसरा फेज़ है सिंटैक्टिक पार्स ट्री। वहाँ पे भी अब अगर अपन को पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी तो वो एलवी का वो भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जैसे कि अपन को पता ही है कि ट्यूरिंग मशीन मोर पावरफुल रहती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसके जो एप्लीकेशन है वो भी वाइडली रहेंगे। फॉर पहला है फॉर सॉल्विंग एनी रिकर्सिवली इनूमरेबल प्रॉब्लम। कोई यानी कि कोई भी इनूमरेबल प्रॉब्लम है, रिकर्सिवली इनूमरेबल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में एबिलिटी है इसकी। फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, ठीक है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी की बात करें अगर, जैसे कि अपन ट्यूरिंग मशीन में एल्गोरिथम की बात करते हैं, पैटर्न की बात कर रहे हैं, प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपन हमेशा जब भी बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी मतलब कि एक अगर पावरफुल मशीन बनानी है या किस तरीके से अपन काम कर रहे हो, वहाँ पे अपन को कॉम्प्लेक्सिटी भी ध्यान में देनी है, ठीक है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क, अब ये न्यूरल नेटवर्क क्या है, ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क भी जेनेटिक एल्गोरिथम में यूज होता है, आप आगे देखेंगे, या फिर सॉफ्ट कंप्यूटिंग में देखेंगे इसको न्यूरल नेटवर्क को। तो वहाँ पे भी ट्यूरिंग मशीन का काम हो रहा है, ठीक है, या यूज हो रहा है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोबोटिक्स एप्लीकेशंस, आप देख ही रहे हैं रोबोटिक्स, यानी कि अगर मेरे पास अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो ट्यूरिंग मशीन है मोर पावरफुल है, यानी कि यहाँ पे एल्गोरिदम है, सर्टेन प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, तो अपन रोबोटिक्स में भी क्या चाहिए अपन को, यही सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये ट्यूरिंग मशीन का जो एप्लीकेशन है वो रोबोटिक्स में भी यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्टली अपन बात करेंगे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पर भी सर्टेन रूल्स चाहिए आपको। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो एक आर्टिफिशियल मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं क्या बोले फ़िलहाल देख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि यहाँ पे भी अपन को क्या चाहिए, सर्टेन रूल्स चाहिए, प्रोसीजर्स चाहिए, ठीक है। और इंटेलिजेंस मतलब कि एक कैपेबिलिटी या फिर एक इंटेलिजेंस डाल दूँ मैं, एक कोई काम करने के लिए मैं उसे कैपेबल बना दूँ। तो वहाँ पे भी ये मशीन इन सारे फील्ड्स में ट्यूरिंग मशीन काम कर सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं ये सारे के सारे एप्लीकेशन। तो इस तरीके से अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये चॉम्स्की हायरार्की के अंदर ये सारा का सारा कंटेंट जो भी अभी मैंने बताया आपको, ये सब आएगा। थैंक यू।